सेंटर देख लेना कहाँ पे है, कितना दूर है, देख लेना सारी चीज़ें, ताकि कल सुबह फिर ये चीज़ें समस्या खड़ी ना करें। और फिर रात के समय सोते समय आप सुबह रात को जल्दी सो जाना, ताकि सुबह जल्दी उठ सको। 10 से 11 बजे तक तो नींद आ ही जानी चाहिए आपको। और रात को सोते वक्त अपने सारे आईडी कार्ड है जो भी है और प्रवेश पत्र वगैरह जो भी गाइडलाइन दे रखी है आपके एडमिट कार्ड पे, वो सारी गाइडलाइन अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें तैयार करके और टेबल पे कल आज रात को ही रख लें। और फिर मॉर्निंग में जो है वो आप है वो अपने एग्ज़ाम निश्चित सेंटर पर सुबह जल्दी 7 बजे घर से निकल जाएं, ताकि 1-1.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे। कई बार नाश्ता भी बीच में कर लोगे, नहीं तो कई बार क्या होता है कि दूरी ज़्यादा होती है तो बड़ी समस्या होती है, साधन नहीं मिलता, कई बार साधन ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कोई समस्या ना हो तो टाइम पे पहुंच जाए। बाद में एंट्री वेंट्री करवा लेना, वहाँ पे किसी भी प्रकार का दोस्तों से कोई डिस्कशन मत करो। और फिर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो उसके बाद में OMR सेट की जो एंट्रीज़ है उसको बड़े तल्लीनता के साथ भरना, क्योंकि RPSC हर एक गलत एंट्री के लिए 5 नंबर काट देती है। 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपने आप में चयन में, इसलिए बहुत अच्छे से आप जो भी एंट्रीज़ है उसको देख देख के भर दो, कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। 75 प्रश्न हैं और उसमें से भी आपके 5-10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मतलब हर अटेंड नहीं करते। हम 60-65% की भागीदारी रखते हैं, तो 60-65% होते बड़े आराम से हम कर सकते हैं, उसमें से अटेंड करने की स्थिति में होते हैं। तो 1.5 घंटे में ये प्रश्न आराम से किए जा सकते हैं। आप कोई माइंडसेट के साथ ना जाए कि भाई मुझे 40 करने हैं या 50 करने हैं, बट ये माइंडसेट ज़रूर रखें कि 30 प्रश्नों से ज़्यादा ही सही करने हैं, क्योंकि ये मिनिमम ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा कोई माइंडसेट ना रखें बाकी कि नहीं मैं 55 ही करके आऊँगा। इस माइंडसेट के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है जो आपको नुकसान दे सकता है। तो बेहतर ये होगा कि ऐसा कोई माइंडसेट ना रखें और फिर 1 से लेके 75 तक आप अटेंड करना शुरू करें। ठीक है, कोशिश ये करना, जैसे मैंने क्या किया था, हिस्ट्री के जैसे 15 प्रश्न है जो कि आसान आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया था 15 प्रश्न हिस्ट्री के किए, जिसमें से शायद 12-13 मैंने कर लिए थे, 1-2 मैंने छोड़ दिए। और उसी समय हिस्ट्री के मैंने बबल्स जो थे OMR सीट पे गोले भर दिए। तो 15 प्रश्न का मैं आश्वस्त हो गया कि चलो मेरे 15 हो गए, पीछे 60 बचे हैं। फिर जैसे मान लो मैनेजमेंट के 10 प्रश्न आ गए, हमारे टाइम 15 आते थे, तो 10 प्रश्न आ गए। उन 10 में से जो भी अपने को एग्जैक्टली आ रहे थे वो कर लिए, जो नहीं आ रहे थे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है उसको अभी मार्क करके छोड़ दिया, जो बाद में चेक करूँगा। एग्जैक्टली आ रहे थे वो कर लिए, चलो इससे 25 सवाल हो गए। ऐसे करते करते 75 तक हम आ जाते हैं और ऐसा करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटे के बाद हमें ये पता चल जाता है कि 75 में से एग्जैक्टली हमारे को कितने आ रहे हैं, बिल्कुल कितने नहीं आ रहे हैं, और मार्क किए हुए जैसे कुछ वापस देखने हैं, ऐसे कुछ 8-10 सवाल होंगे जो रिस्क वाले, जो अभी अपने को रिस्क लेनी भी बाकी है, वो कितने हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। फिर लास्ट का जो आधा घंटा बचता है, ऑलमोस्ट आधा घंटा ही बचता है, उस आधे घंटे में हम क्या करते हैं कि OMR सीट को देखते हैं कि कौन सा बबल्स रह गया है। उस बबल्स को पेपर में चेक करते हैं, मतलब जैसे मान लो कि 7वां गोला रहा हुआ है, तो 7वें गोले को आप वापस पेपर में देखते हैं, अच्छा ये 7वां सवाल है, उस पर जान लगा दो पूरी, लग रहा है कि हाँ कर लेंगे, ऐसा कंसेप्चुअल है। 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहे, 2 एग्जैक्ट पता है आपको कि इसमें से नहीं उत्तर है ये दोनों, तो आप ऐसे ऑप्शन पर आप अपनी संभावना के अनुसार उस प्रश्न को कर लो, 7वां गोला भर दिया। फिर आए आप जैसे 13वां गोला खा लिए, 13वां चेक किया, देखा 13वें में चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे, आप 13वें ऑप्शन को खाली छोड़ दो, इसको बिल्कुल अटेंड मत करो। फिर आपने देखा कि 18वां प्रश्न है वो गोला खाली रहा हुआ है, 18वां देखा उसमें आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, एक विकल्प ही आ रहा है, छोड़ दो, बेहतर है उसको भी छोड़ दो। आगे आए जैसे 27वां सवाल नहीं आ रहा, देखा उसमें से 2 कन्फ्यूज़न में है, उन दोनों पर वापस जान लगाओ, कोशिश करो उत्तर निकल जाए, और वो भी कर लो आप। तो इस तरह से आप एक बार फिर 75 तक आ जाओ, फिर काउंट करो कितने छूटे हैं। अब आपने देखा कि ऐसे करने के बाद 8-10 छूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका पेपर हो चुका है। फिर कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर और वापस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो और आपका टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करो, ज़्यादा तुक्के मत लगाना, एक कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन इस तरह से असभ्य रिस्क मत लेना कि नहीं बस धुआंधार पारी खेलते, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि 30 प्रश्न करने ज़रूरी है और इसके ऊपर भले कितने भी करो उसकी कोई लिमिट नहीं है। दोनों पेपर का सिलेक्शन में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, 40-45 प्रश्न सही होना इस पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद में फिर आप है वो
वापस अपने जहाँ पे आप ठहरे हो वहाँ पे आ जाओगे। वहाँ आने के बाद आपके मन में रहेगा कि पहला पेपर वापस चेक कर लेता हूँ। कोशिश तो यही करना कि फ़ोन बंद ही कर देना कल के दिन के लिए और परसों के दिन के लिए भी। फिर भी आपका मन नहीं रहता, मेरी तरह मेरा भी मन नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं, चेक तो करूँगा मेरे कितने हो रहे हैं। तो मैंने फिर क्या किया, 1 घंटे के अंदर फटाफट सारे देख लिए। आप यूट्यूब से देख लेना, भले आपका मन नहीं रहता है तो। मन वैसे तो नहीं देखना चाहिए, फिर भी मन नहीं रहता है तो 1 घंटे तक थोड़ा चेक करा के चेक कर लोगे तो एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई अपने 40 से ऊपर ही हो रहे हैं। फिर उसको पेपर को बैग के अंदर डाल दो और हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो जाओ, सेकंड पेपर के लिए। क्योंकि हिस्ट्री 18 तारीख को ही है, तो फिर मेरा ये मानना है कि आपको उस समय एटलीस्ट अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देख सकते हो तो देख लेना। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री यहाँ से दोनों से लगभग आप मान के चलिए कि 25 सवाल तो कम से कम आएंगे। तो ये दोनों सबसे छोटे पार्ट है और 50 सवाल यहाँ आने वाले हैं। तो इन दोनों को अगर देख सकते हो तो देख लेना, और नहीं देख सकते हो तो एक भाग तो खैर देख ही लोगे आप। तो इतना कर लेना, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को वरीयता देना। पहले वर्ल्ड हिस्ट्री देख लो अगर, क्योंकि छोटी है और आपने पढ़ी हुई है तो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में छोटी छोटी तिथियाँ पूछी जाती है तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार चेक कर लेना, और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कर लेते हो तो फिर थोड़ा सा जैसे मुग़ल साम्राज्य और राजपूतों के संबंध है, एकीकरण की तिथियां हैं, प्रजामंडल की तिथियां हैं, और ये सारी चीज़ें वापस थोड़ी थोड़ी है वो देखना चाहो तो देख लो। और फिर रात को टाइम पे सो जाओ और अगली सुबह वापस जाके इतिहास का पेपर आप अच्छे से अटेंड करो, वापस वही बातें होगी। ठीक है, पेपर पूरे को 3-5 भागों में बांट देना, 30-30 के हिसाब से, ऐसा नहीं फाड़ दो वहाँ पे। और फिर हर एक प्रश्न को पूरा समझते हुए 30 प्रश्न किए, करने के बाद बबल्स भर दो, फिर दूसरे 30 किए, फिर बबल्स भर दो। ऐसे करते 150 तक आ जाओ। ऐसा करते करते आपका काफ़ी टाइम जा चुका होगा। फिर आप ओएमआर शीट के अंदर खाली रहे गोले को वापस पेपर पे चेक कीजिए कौन कौन से खाली रहे हैं, और उस अनुसार वापस आप आगे चलते रहिए। इस दौरान आप किसी साथी से बात मत करना, फ़ोन ओपन करो तो कम से कम इस दौरान, मतलब पेपर के पहले, जैसे फर्स्ट पेपर देने के बाद में फ़ोन ओपन करो तो अपना पेपर चेक करवा के वापस फ़ोन को बंद कर दो। दोस्तों से बात करोगे, फ़ोन पे चैट चेक करोगे लोगों की, तो कोई कहेगा मेरे 60 हो रहे हैं, आपके तो 40 से हो रहे हैं, आप यूँ ही डिप्रेशन में आ जाओगे। लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को पता नहीं रहता, परीक्षा हॉल से निकलते हैं तब 60 के होते हैं, 10 दिन बाद उसको वही व्यक्ति 40 पे आता है, फिर 35 पे भी आ जाता है। तो फिर उस झूठ से आप तनाव में आ जाओगे। तो मेरा मानना है कि 17 और 18 तारीख, ये 2 दिन, 18 तारीख के एग्ज़ाम होने तक आप किसी से बात मत करना, कोई चैट मत देखना, कोई टेलीग्राम मत देखना, कोई व्हाट्सएप मत देखना, कहीं यूट्यूब पे मत देखना, क्योंकि मोरल डाउन करने वाले तत्व इस मार्केट में खूब बैठे हैं। पेपर देने के बाद, हिस्ट्री का पेपर आपका सेकंड पेपर हो जाता है, उसके बाद खूब चैट ही देखनी, और करना क्या है आपको। तो कम से कम ये चीज़ें करना, टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना, अपनी तैयारी पे विश्वास करना। आपने 100% अपनी मेहनत कर ली है, अपना बेस्ट दे दिया है, तो एग्ज़ाम हॉल में भी बढ़िया बेस्ट दे देना। हड़बड़ाना मत, क्योंकि हड़बड़ाहट अक्सर जीती हुई बाजी हरा देता है। हर एक प्रश्न को बड़े पूरी तल्लीनता के साथ करना, अपना 100% देना हर प्रश्न के ऊपर। किसी भी प्रश्न को कमज़ोर मत समझना। कैलकुलेटिव रिस्क ज़रूर लेना, ऐसा नहीं हो कि आप 100 प्रश्न अटेंड करके आओ, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एक्यूरेसी 100% कभी नहीं आती। 100 करके आओगे, 15-20 गलत हो जाते हैं, 70-75 पे आ जाते हैं। हालांकि बहुत टफ पेपर आता है तो कई बार 100 पे भी ठहरना पड़ता है, बट आरपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा टफ पेपर आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, तो कम से कम इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और जैसे कोई तिथियां आती है, हमारी हिस्ट्री में तिथियां बहुत आएगी, बहुत तो नहीं आएगी लेकिन 5-7 तिथियां आएगी, तिथियां बहुत निकट की हो तो ऐसे में बिल्कुल तुक्का मत लगाना। निकट की मतलब जैसे 13 सितंबर 1787, 14 सितंबर 1787 ऐसा आ जाता है, तो और आप बिल्कुल श्योर नहीं हो उस पर, आप 1787 पे श्योर हैं बट तारीख पे श्योर नहीं है, तो ऐसा प्रश्न कृपया करके न अटेंड करें। यहाँ पूरा संभावना है कि गलत हो सकता है। कथन जितने भी आते हैं कि ये किस इतिहासकार ने कहा था वगैरह वगैरह, उसमें भी अगर आपको आइडिया नहीं हो तो छोड़ दें ऐसे प्रश्न।
आप कैलकुलेटिव रिस्क कहाँ लें? जहाँ कंसेप्ट हो। जैसे मान लो कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है, वहाँ छोटी रिस्क ली जा सकती है। जहाँ कूट आते हैं ना, ABCD, यहाँ रिस्क ली जा सकती है। यहाँ अगर आप 10 में रिस्क लोगे तो कम से कम 2-3 बैठ ही जाएंगे, और 3 तक बैठ गए तो फिर लॉस जैसी कोई बात नहीं होगी। बट आप ऐसे तथ्य है या बहुत गहरा फैक्ट पूछ लिया गया है, वहाँ रिस्क लेने से बचें, ठीक है। कथन कारण पे रिस्क ली जा सकती है, कूट वाले प्रश्नों पे रिस्क ली जा सकती है। तो रिस्क लेना ही है ना, तो उन प्रश्नों पे लें। ऐसे अब जैसे कोई फैक्ट आ गया, कोई मान लो कोई किला पूछ लिया, अब उन चारों में से आपने कोई किला नहीं सुना, तो ऐसी रिस्क आप मत लेना और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेना। और आप दबाव किसी भी प्रकार का मत लेना। मुझे पता है कि ये बातें आपको अब ठीक नहीं लग रही है कि दबाव नहीं लेना है, टेंशन, ये चीज़ें होती है, पर डीप ब्रीथिंग करके हम इन चीज़ों को, स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम हॉल परीक्षा शुरू होने के 5-7 मिनट बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, ये बात तो तय है, ठीक है। तो मेरे आशीर्वाद आपके साथ है। मेरी